प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय संस्कृत, आज का अपना महत्वपूर्ण बिंदु संधि। प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण में संधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संधि ही एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे व्याकरण को लेकर चलता है। तो चलिए आज अपन इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, संधि। प्यारे विद्यार्थियों, संधि शब्द क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति किन वर्णों के माध्यम से हुई है, तो ध्यान दीजिए, संधि शब्द किन किन वर्णों से बना है, संधि शब्द किन किन पदों से बना है। संधि शब्द में ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सम उपसर्ग, धा धातु की प्रत्यय। संधि शब्द सम उपसर्ग, धा धातु की प्रत्यय के योग से बना एक शब्द है। ध्यान दीजिए, संधि शब्द सम, जो ये उपसर्ग है, धा है, ये धातु है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, धा धातु है, की है वो प्रत्यय शब्द है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय के योग से बना शब्द संधि कहलाता है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय के योग से बना शब्द संधि शब्द है। प्यारे विद्यार्थियों, देखने में तो संधि शब्द स्त्रीलिंग लगता है, लेकिन संधि शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? संधि शब्द है, ये एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। ध्यान दीजिए, पुल्लिंग शब्द है और ये सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय के योग से बना है। अब इसकी क्या क्या परिभाषा हो सकती है? व्याकरण में अलग अलग व्याकरणाचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें पहली परिभाषा अपनी, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण संधानम, वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि। प्यारे विद्यार्थियों, इस परिभाषा में एक शब्द आया है आपके, संधानम। संधानम शब्द का अर्थ होता है मिलाना, जोड़ना या गठबंधन करना। संधानम जो ये शब्द है, इसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। जोड़ना या मिलाना, वर्ण संधानम संधि, यानी वर्णों को जोड़ने से संधि होती है, वर्णों को मिलाने से संधि होती है। यानी दो वर्णों को जोड़ने से, मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अगली परिभाषा है, अगली परिभाषा में ध्यान दीजिए, द्यो वर्ण्यो परस्परम, द्यो वर्ण्यो परस्परम मेलनम जायते तत् संधि कथ्यते। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, द्वयो वर्ण्यो परस्परम मेलनम जायते
तत् संधि कथ्यते। यानी कहने का अर्थ है द्यो यानी दो, द्यो का मतलब होता है दो वर्ण, वर्ण्यो यानी दो वर्णों से, परस्परम, यहाँ परस्पर से मतलब है आपस में, मेलनम मिलाने में, जायते यानी होता है। कहने का अर्थ है दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तत् संधि कथ्यते, वह संधि कहलाती है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ परस्पर से मतलब है आपस में, परस्पर का अर्थ होता है आपस में, और मेलनम का अर्थ होता है मिलने से, मेलनम का अर्थ होता है मिलने से। ध्यान दीजिए, परस्परम यानी आपस में, मेलनम यानी मिलने से। तो द्वयो वर्णयो परस्परः मेलनम जायते तत् संधि कथ्यते, यानी इसका अर्थ होता है दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, तत् संधि कथ्यते, वह संधि कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों परिभाषाओं से भी संधि की परिभाषा परिपूर्ण नहीं होती है। एक परिभाषा और है जो व्याकरण के व्याकरणाचार्य पंडिताचार्य पाणिनि के द्वारा दी गई है, जो सार्वभौमिक सत्य मानी जाती है, जो सबसे सही मानी जाती है। वो परिभाषा इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। तीसरी परिभाषा, परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता, ये परिभाषा पाणिनि के द्वारा दी गई है। ये परिभाषा पाणिनि के द्वारा दी गई है, जो संस्कृत के प्रखंड व्याकरणाचार्य थे, प्रखंड व्याकरणाचार्यों की गिनती में माने जाते हैं, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की है। परः सन्निकर्ष संहिता, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इन शब्दों से ही इस परिभाषा का सार सामने है। परः सन्निकर्ष संहिता, यहाँ सन्निकर्ष शब्द से तात्पर्य है सन्निकट, सन्निकट, और परः यानी परस्पर, परः यानी परस्पर, और संहिता से यहाँ तात्पर्य होता है संधि शब्द से। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, परः से तात्पर्य परस्पर, सन्निकर्ष का मतलब होता है सन्निकट, बिल्कुल पास पास में। ऐसे दो वर्ण बिल्कुल पास पास में जब होते हैं तो उन दो वर्णों में एकादेश होकर उस अगले वर्ण का निर्माण होता है, और संहिता का अर्थ होता है संधि, और इस संधि को ही संहिता कहा जाता है, और संहिता को ही वापस संधि कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये जो परः सन्निकर्ष संहिता पाणिनि के द्वारा एक परिभाषा दी गई है, ये सर्वोच्च उत्कृष्ट परिभाषा मानी जाती है संस्कृत की दृष्टि से। तो परस्पर सन्निकट संधि, यानी परस्पर यानी दो ऐसे वर्ण, दो ऐसे वर्ण जो सन्निकट यानी बिल्कुल पास पास में, संहिता यानी संधि करते हैं। कहने का अर्थ होता है संस्कृत की ये जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसके द्वारा ही ऐसे दो पदों में मेल होता है, जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है और द्वितीय पद का यानी दूसरे पद का प्रथम वर्ण होता है। उन दोनों वर्णों के मध्य हमेशा संधि होती है, और उस संधि से जो उत्पन्न विकार होता है, उससे ही अगले वर्ण का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों,
तो इन तीनों परिभाषाओं से ये महत्वपूर्ण सार निकलता है कि संधि किन किन वर्णों में होती है। ध्यान दीजिए, प्रथम पद के अंतिम वर्ण प्लस प्रथम पद के अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में हमेशा संधि होती है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पद यानी जो पहला पद कहलाता है, द्वितीय पद यानी जो दूसरा पद कहलाता है, इन दोनों पदों के यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन वर्णों के मध्य विकार से जो विकार उत्पन्न होता है उससे एक नए वर्ण का या नए वर्ण की उत्पत्ति होती है जिससे संधि होती है। उदाहरण के तौर पे ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द है रमेश। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, रमेश शब्द इसका विग्रह करने पर रमाधन ईश। ध्यान दीजिए, रमा शब्द है ये पहला पद कहलाता है और ईश शब्द है ये आपके द्वितीय पद कहलाता है। तो ये पहला पद ध्यान दीजिए और ये आपके दूसरा पद। पहला पद है रमा और दूसरा पद है ईश। ध्यान दीजिए, रमा शब्द में र म धन आ। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पहला पद है इसके टुकड़े करने पर र धन म धन आ और द्वितीय जो पद है उसमें ईश शब्द है ई और ये अंतिम वर्ण स। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, रमा शब्द का अंतिम वर्ण आपके आ, रमा शब्द का अंतिम वर्ण आ, ईश शब्द का प्रथम पद ई, इन दोनों वर्णों के मध्य संधि होगी। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण जब रमा के टुकड़े करेंगे तो आ अंतिम वर्ण कहलाएगा, ये आ जाएगा। और ईश द्वितीय पद कहलाता है, इसमें ई प्रथम पद कहलाता है। अब यहाँ आ प्लस और यहाँ द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई, इन दोनों के मध्य संधि होगी। और आ धन ई से हमेशा क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या बनता है, ए बनता है। अब अपन वापस इन वर्णों को मिलाएंगे। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ संधि इन दोनों में हुई है, आ में और ई में। किस किस में हुई है, आ और ई में हुई है। अब अपन वापस इसको मिलाएंगे, र ये म अभी तक आधा है। अब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है, इन दोनों के मध्य आ और ई से मिलकर ए बन गया। अब इस ए को जब ए की मात्रा म के ऊपर लगेगी तो बन जाएगा ए, और पीछे क्या बचा, अंतिम स, तो ये बन जाएगा रमेश। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में हमेशा संधि होती है, जो ये आपके सामने प्रस्तुत है। एक उदाहरण और, एक उदाहरण और देख लीजिए, शशांक। शशांक में ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जब इसका विग्रह इसके टुकड़े करते हैं तो शश धन अंक, शश धन अंक, शशांक। देख लीजिए इसमें स
अ, फिर स, फिर अ, ये पहला पद हो गया। पहले पद का अंतिम वर्ण आपके अ आ गया। फिर दूसरा पद अंक, अ, अनुस्वार, कह। अब ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण और ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, जब इन दोनों की संधि करेंगे, संधि हमेशा सनिकट वर्णों की होती है। अ धन अ मिलके हमेशा आ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आ बन जाते हैं। अब वापस इसको अपन मिलाएंगे, स में अ मिलाया स। अब यहाँ जो ये स है, ये अभी तक अधूरा स है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इस स में आ की मात्रा लगी तो ये सा बन जाएगा। वापस ये जो अनुस्वार है वो इसके ऊपर आ जाएगा, शशांक, और अंतिम वर्ण कह, शशांक। तो इस तरह से प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है। प्यारे विद्यार्थियों, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। संधि के मुख्य भेद, संधि के मुख्य भेद, पहला है अच संधि, जिसे स्वर संधि भी कहते हैं। अच संधि जिसे स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरा है हल संधि, जिसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि, जो विसर्ग को दर्शाकर लिखी जाती है, विसर्ग संधि। तो संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 3 भेद हो गए। अच संधि जिसे स्वर संधि कहते हैं, हल संधि जिसे व्यंजन संधि कहते हैं, और तीसरी है विसर्ग संधि। तो आज अपन अच संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि कहलाती है, अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अच से तात्पर्य होता है स्वर। अच से क्या तात्पर्य होता है? स्वर। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए, स्वर संधि के मुख्य भेद। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? 2 स्वरों के मध्य होने वाले मेल को स्वर संधि कहा जाता है। ध्यान दीजिए, 2 स्वरों में कैसे? जैसे प्रथम पद और इधर द्वितीय पद, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। प्रथम पद में भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। और द्वितीय पद में भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो ये स्वर धन स्वर, इन वर्णों के मध्य जो उत्पत्ति होगी वो वापस स्वर की ही होगी। ध्यान देना। तो 2 स्वरों के मध्य होने वाली संधि को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है देख लीजिए। नंबर 1
दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। नंबर 5 अयादि संधि। नंबर 6 पररूप संधि। नंबर 7 पूर्व रूप संधि। और नंबर 8 प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अच संधि के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं जो आपके सामने अंकित हैं, लिखित हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवी है अयादि संधि, छठी है पररूप संधि, सातवीं पूर्व रूप संधि और आठवीं है प्रकृति भाव संधि। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पररूप और पूर्व रूप ये अपने 8th के सिलेबस में भी हैं। इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। जो ये अंतिम प्रकृति भाव संधि है ये कंपटीशन की क्लासों में पढ़ाई जाती हैं। अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है इसलिए अपन इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जानकारी की दृष्टि से मैंने आपको बताया है प्रकृति भाव संधि भी एक होती है। तो आज अपन अच संधि की जो पहली संधि है दीर्घ संधि उसके बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि क्या होती है और उसमें किस तरह से संधि होती है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए एक सूत्र है अकह अकह सवर्णे अकह स्वर्णे दीर्घ, अकह स्वर्णे दीर्घ। सूत्र से ही परिभाषा बिल्कुल सामने अपन समझ सकते हैं। अकह से तात्पर्य है, ध्यान दीजिए, एक अकह एक प्रत्याहार है। क्या ये एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री और नृ। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जो संस्कृत के मूल 5 वर्ण हैं जिन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं वो इस अक प्रत्याहार के अंदर आते हैं। ये प्रत्याहार क्या है, इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो संस्कृत साहित्य के व्याकरणाचार्य पंडिताचार्य जो पाणिनि हुए हैं, उन पाणिनि ने ही व्याकरण के साहित्य से इन प्रत्याहारों का निर्माण किया है। एक बार क्या होता है, पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना की और उस खुशी में, यानी उस पाणिनि के द्वारा की गई आराधना से भगवान शिव जी इतने खुश हुए, इतने फलीभूत हुए कि उन्होंने अपने डमरू से एक विचित्र ध्वनि निकाली। उन्होंने एक प्रकार से डमरू को बजाया और उस डमरू के बजाने से 14 तरह की ध्वनियाँ निकल गई। कितने प्रकार की ध्वनियाँ निकली? ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 14 तरह की ध्वनियाँ निकली। उन 14 तरह की ध्वनियों से ही एक प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र निकले। क्या निकले? 14 माहेश्वर
सूत्रों का निर्माण हुआ, जो भगवान शिव के द्वारा बजाए गए डमरू से ये 14 तरह की ध्वनियाँ निकली और उन ध्वनियों से ही ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले जो पाणिनि के द्वारा रचित हैं। और ये माहेश्वर सूत्र, भगवान शिव का भी नाम माहेश्वर है, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। और इन माहेश्वर सूत्रों को ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, लिखना संस्कृत की भाषा में इतना कठिन होता है कि हर कोई नहीं लिख सकता है। खुद पाणिनि को भी कठिनाई आई तो उन्होंने इन माहेश्वर सूत्रों का शॉर्टकट करके विधिवत रूप से कुछ प्रत्याहारों का निर्माण कर दिया। क्या भी बनाया उन्होंने? कुछ प्रत्याहार बना दिए और उन प्रत्याहारों के द्वारा संस्कृत साहित्य की पूरी व्याकरण है उसके अंदर समाहित कर दी। अब जो ये प्रत्याहार है ये मुख्य रूप से आपके संस्कृत की भाषा में 42 माने जाते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रत्याहार है ये मूल रूप से 42 है। उसके बाद में 2 प्रत्याहार और जोड़ दिए। अभी वर्तमान संस्कृत साहित्य में 44 प्रत्याहार हैं और इन माहेश्वर सूत्रों का ही निर्माण इन प्रत्याहारों के द्वारा, यानी इन प्रत्याहारों को शॉर्टकट करने के लिए इन माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार के द्वारा शॉर्टकट तरीके से समझाया गया है। तो ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घ संधि में अकह स्वर्ण दीर्घ, यानी अकह यानी अ, ई, उ, री और लृ। ध्यान दीजिए यहाँ अ के साथ में आ भी हो सकता है, इसका दीर्घ रूप ई भी हो सकता है, इसका दीर्घ रूप उ भी हो सकता है, इसका दीर्घ रूप बड़ी री भी हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए एक विशेष बात, री ये जो लृ है इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। ध्यान दीजिए इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, दीर्घ रूप नहीं होता है, दीर्घ रूप इनका नहीं होता है। इसलिए अ, आ, ई, उ, री के पश्चात यानी बाद में द्वितीय पद में यदि अ, आ, ई, उ या री आए तो वो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद अपन अगली क्लास में इसका दीर्घ रूप से अध्ययन करेंगे।